जय हिंद दोस्तों हमने पिछली वीडियो जो हमारा सेशन चल रहा था पॉलिटी का, उसमें हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों आज हम संसद पढ़ेंगे, जो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसकी हमने आपसे तैयारी कराने का पूरा फ्री कोचिंग के लिए वादा किया है दोस्तों। तो संसद आज शुरू करते हैं दोस्तों। हम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, 15 मिनट तक की, ज़्यादा नहीं होने की दोस्तों। इतनी टाइम की हम ड्यूरेशन की जो भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और ज़्यादा कम आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों संसद, आज हम संसद पढ़ने वाले हैं दोस्तों। संसद के बारे में जान लेते हैं। संसद है, संसद के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, कौन इसके मेंबर होते हैं, कौन सदस्य होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। संसद आर्टिकल किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंदर बताया गया कि संसद एक भारत के अंदर गठन होगा। तो आर्टिकल 79 है दोस्तों, जिसके अंदर बताया गया है संसद होगी। संसद के कौन भाग, संसद के कितने भाग है। तो देखो, संसद के अंदर राष्ट्रपति भी शामिल होता है, हमारी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। दोस्तों एक बात नोट करने की, राष्ट्रपति संसद का ही भाग होता है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में कौन सदस्य संसद के में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति संसद में भाग नहीं, मतलब बैठक में भाग नहीं लेता। राज्य और लोकसभा मतलब कि फिर ये राष्ट्रपति संसद का भाग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों जो हमारे सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की हमको उनके बारे में संरचना याद होनी चाहिए कि इसकी क्या क्या संरचना है दोस्तों। तो सबसे पहले राज्यसभा की संरचना देख लेते हैं। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों। अधिकतम संख्या 250 है दोस्तों। हाल ही में मतलब कि फ़िलहाल जितनी हमारी जो संख्या है राज्यसभा की दोस्तों, वो है 238। ठीक है दोस्तों, 238 है। राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। मतलब दोस्तों जो राज्य के जो संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाओगे, ना कि डायरेक्टली, ना कि हम आम आदमी इस चुनाव में भाग नहीं लेता। और दोस्तों 12 सदस्य, जो कि मैंने पहले भी राष्ट्रपति जब पढ़ा था उसमें बताया था कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए, जो कि अधिक अलग से क्षेत्रों से आते हैं, चाहे वो विज्ञान क्षेत्र हो या कला क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों संविधान की चौथी अनुसूची, जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र की सीटों का आवंटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपसे पूछा जाएगा संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन किया गया है। यानी कि कौन सी अनुसूची है जिसमें बताया गया किसी राज्य के क्षेत्र से कितने प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भाग लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखो दोस्तों समझने की, राज्य की विधानसभा यानी कि आपके यहाँ के जितने भी विधायक होते हैं उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, जैसे क्योंकि हम आम जनता भाग नहीं लेते इसलिए इसको अप्रत्यक्ष विधि कहा गया से भाग लिया जाता है। निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक निर्वाचन मंडल के द्वारा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर तो सभी विधायक लेते हैं इसमें भाग दोस्तों। और दोस्तों दूसरी चीज़ इसमें नोट डाउन करने की है कि जो हमारे यूटी मतलब यूनाइटेड जो संघ राज्य क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली हुआ और आपका पुडुचेरी हुआ, अभी जम्मू कश्मीर भी दोस्तों, तो उनका जो सदस्य वहाँ से भाग लेगा, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा वहाँ से चुना जाएगा और वो उस चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कला क्षेत्र से होते हैं, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने चौथी अनुसूची अच्छे से याद रखना है दोस्तों आपको। तो अब पढ़ते हैं लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना क्या है। अधिकतम संख्या 252 है। अब पर जो राज्यों का यानी कि राज्यों से जो निर्वाचित सदस्य आ रहे हैं वो है दोस्तों 530। 2 एंग्लो इंडियन थे, जो मैंने अभी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो राष्ट्रपति पढ़े थे, जिसके बारे में 104 जो अमेंडमेंट हुआ 104, जिससे एंग्लो भारतीय इंडियन का जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति से, वो अब दोस्तों हटा दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए 20 सदस्य जो प्रतिनिधित्व हो गए वो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व
राज्य का प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि अभी ये लोकसभा है, लोकसभा में सभी आम चुनाव जैसे कि हाल ही में जो भी गठित हुए थे दोस्तों आम चुनाव जिसमें भाजपा सरकार की विजय हुई थी, तो उसमें हम सब ने भाग लिया था, वही लोकसभा का हमने प्रतिनिधित्व हमने चुनाव किया था। संघ राज्य क्षेत्र के अधिनियम 356 के तहत जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी होता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो, मैंने बताया लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में भारतीय जो हमारे राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के लिए 2 एंग्लो भारतीय को उसमें अंदर शामिल करते हैं। बट अभी जो 104वां संविधान संशोधन उसके द्वारा उसको हटा दिया गया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन और का अधिकार संसद को क्या है दोस्तों। अब निर्वाचन क्षेत्र कैसे होगा, जैसे निर्वाचन क्षेत्र का जो परिसीमन है वो 2001 की जनगणना के आधार पर ना होकर 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाता है दोस्तों। 87वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बदलाव किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा निर्वाचन पद्धति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। निर्वाचन पद्धति किसकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संकर मत के द्वारा दोस्तों। ये राज्यसभा की वही, जैसे कि हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था ना दोस्तों, वो निर्वाचन प्रणाली वही सेम राज्यसभा में रहती है। दूसरी लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व प्रणाली अलग है, क्योंकि यहाँ पारदर्शी है, जनता के द्वारा सीधा वोट किया जाता है, प्रणाली के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए इस प्रणाली को पारदर्शी प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जनता के द्वारा सीधा किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार, यानी कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके भी 2 प्रकार होते हैं। ये दोस्तों बस बेसिक जान लेना है और किसके निर्वाचन में काम आती है, किस सदस्य के, ठीक है दोस्तों, बस ये इतना जान करना है। एकल हस्तांतरण मत व्यवस्था, जिसमें देखिए हमें उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, राज्यसभा हो और राज्य की विधानसभा दोस्तों, इन सभी सदस्यों जितने भी होंगे उनका जो चुनाव होगा इस प्रणाली से होगा। भारत में इसे अपनाया है, सूची व्यवस्था को नहीं अपनाया दोस्तों। हमारे पास सिर्फ 2 ही है, एक तो एकल हस्तांतरण मत व्यवस्था है, दूसरी हमने अपनाई है जो जनता के द्वारा सीधी चुनी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। राज्यसभा और लोकसभा कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, कार्यकाल की बात भी इंपॉर्टेंट है, कितना नीचे देखो। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है दोस्तों, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, समाप्त नहीं होती। इसके जो मेंबर होते हैं हर 2 साल के बाद उनको चेंज किया जाता है दोस्तों। और लोकसभा 5 साल के लिए कार्य करती है दोस्तों, उससे पहले भी इसको राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जा सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट और बढ़ते हैं दोस्तों। संसद के लिए सदस्य बनने के लिए क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। चुनाव आयोग द्वारा वह व्यक्ति के समक्ष एक शपथ ग्रहण करें, चुनाव आयोग जो निर्धारित करेगा व्यक्ति उसके आगे उसको शपथ लेनी होती है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु क्या हो सकती है दोस्तों, 30 वर्ष होती है दोस्तों, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है दोस्तों। और संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता भी होनी चाहिए उसके पास, संसद जो भी योग्यता होगी उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हमें अभी आगे देखते चलते। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जिसके तहत उनकी योग्यता के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उस व्यक्ति को राज्य और संघराज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण मतदान होना चाहिए दोस्तों। मतलब दोस्तों यानी कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको उस राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें पंजीकरण होना, उसका पंजीकृत होना, मतदान में होना अनिवार्य, यानी कि इस पास वोटर ID कार्ड उसी राज्य का होना चाहिए। हालांकि राज्यसभा के लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि राज्यसभा में अक्सर प्रतिनिधित्व अलग अलग क्षेत्र से जैसे आते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, उनका जो निर्वाचन किया गया है दोस्तों वो राजस्थान से किया गया है दोस्तों। एक और बात बताते हैं दोस्तों, जैसे उत्तराखंड में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व किया है राज बब्बर जी करते हैं, वो हमारे उत्तराखंड से है, जबकि उनका जो जन्म स्थान है वो यूपी है दोस्तों। तो इस प्रकार इसके लिए जो राज्यसभा की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दे। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित मतलब SC/ST से आता है दोस्तों, तो उसके जो आरक्षित सीट पे जो चुनाव हो वही लड़ सकता है और कोई सदस्य नहीं लड़ सकता।
बट जो राज्य या संघराज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य होना चाहिए बस उसको। SC/ST सदस्य उन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। आरक्षित सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे दोस्तों, उन सीटों पर भी लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योग इनकी जो हमारे मेंबर है उनकी जो निर्हयता क्या क्या है दोस्तों, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसको। यानी अगर कोई सदस्य लाभ के पद पर, जो मैंने पढ़ाया था पहले भी दोस्तों राष्ट्रपति में बताया था भी, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। न्यायालय के द्वारा घोषित या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि कोर्ट जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये आदेश दे रखा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वो आदमी चुनाव के लिए नहीं घोषित किया जा सकता, लड़ नहीं सकता। घोषित दिवालिया यानी कि वो किसी भी दिवालियापन जैसे कि किसी फ्रॉड काम में नहीं होना चाहिए दोस्तों उसको। भारत की नागरिकता खोने पर, अगर भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति खो देता है, उसकी निर्भरता भी यानी कि उसकी योग्यता भी समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति सांसद या संसद का सदस्य नहीं बन सकता। संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि के अधीन ये अयोग्य ना हो दोस्तों। संसद के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, अगर उसमें उसकी योग्यता पर अयोग्य पाया जाता है दोस्तों, उसकी जो सदस्यता वो छीन ली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या क्या बात बताई गई कि एक जो व्यक्ति हो उसके लिए क्या होना है, उसे चुनावी अपराध या चुनाव भ्रष्टाचार का आचरण में दोषी नहीं होना चाहिए। अपराध या 2 साल से अधिक सजा नहीं होनी चाहिए उसके पास चुनाव खर्चे का विरोध, यानी कि जो चुनाव का खर्चा क्या क्या चुनाव खर्चा है उसमें जो उसका ब्यौरा, मतलब उसका जितना खर्च किया है वो देने में अगर वो विफल होता है तब भी उसको सदस्यता प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा दोस्तों। सरकारी ठेका या कोई काम या सेवा में कोई रुचि न रखता हो दोस्तों, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र का काम होता है इसलिए इसमें सामाजिक क्षेत्र की बात की जाती है। किसी भी महाप्रबंधक कंपनी में जो कि चेयरमैन मैंने बताया था तो 25% की उसकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण उसे सरकारी से बर्खास्त करने दोस्तों मतलब कि सरकारी सेवा में बर्खास्त ना किया गया हो, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि भ्रष्टाचार में लीन हो। सिंपल सी बात है। तो छुआछूत, दहेज प्रथा और सामाजिक अपराध जैसे इन कार्यों में संलीन ना होना चाहिए दोस्तों उसको। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम तो दल बदल के आधार पर दोस्तों, दल बदल 10वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। दल बदल का कैसे, 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार दल बदल में दोषी पाया गया व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए किस दल बदल कानून किस अनुसूची के अंदर बताया गया है दोस्तों, 10वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है दोस्तों। आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना दोस्तों अच्छे से। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बताता चलता हूँ। स्वच्छ से उस दल का त्याग कर दे दोस्तों, इस तरह से, क्योंकि जो राजनीतिक दल निर्देश के अनुरुद्ध सदन में मतदान ना कर पाए, ऐसी आए 6 महीने के बाद उसको राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है दोस्तों। मनोनीत सदस्य, अगर कोई सदस्य मनोनीत हो चुका है जैसे कि वो अगर चाहे तो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य भी ग्रहण कर सकता है दोस्तों। तो ये दल बदल कानून को उस पर ही आता है दोस्तों, क्योंकि अपना उसने दल बदल चुका है इसलिए वजह से। तो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं दोस्तों? तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में बताया गया है कि संसद के क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं। संसद का सदस्य और कार्य की स्वतंत्रता, उसकी स्वायत्तता को प्रभावित सुनिश्चित नहीं करने के लिए दोस्तों नोट देख लेते हैं। तो संसद का एक भाग होने के बावजूद संसदीय अधिकारी राष्ट्रपति के लिए नहीं है। मतलब दोस्तों ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के नहीं होता। संसदीय विशेषाधिकार का वर्गीकरण है जो सामूहिक व्यक्तिगत है। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, बस इतना आप डीप में मत जाना, जिससे कि बस आपके एग्ज़ाम के प्रॉपर होना चाहिए। बस अपनी कार्रवाई की अतिथि को बाहर रखना और गुप्त बैठक करने का अधिकार भी जो कि उनको होता है दोस्तों। ये सामूहिक विशेषाधिकार है जैसे कि कैबिनेट के पास होता है। कार्रवाई का संचालन करना, उसका प्रतिनिधित्व, नियम तय करना, ये सभी। सदन की अवमानना, सदस्यता, विशेषाधिकार, हनन पर या दंडित करने का कार्रवाई कर सकते। न्यायालय के द्वारा सदन की कार्रवाई की जांच नहीं की जा सकती दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारी संसद या कोई भी कार्य चल रहा है उसके अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है उसकी क्या बात की जा रही है, कोई व्यक्ति किसको क्या, पर अगर यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है दोस्तों, उस पर भी जाँच करने की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हाँ, यह पर्सनल संसद के पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि संसद का जो राष्ट्रीय राज्यसभा लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी बिना अनुमति कोई भी सदस्य गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत अधिकार भी कुछ होते हैं, विशेष अधिकार भी दिए गए हैं दोस्तों उनको। संसद के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, संसद के सदस्य की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई चलने से 40 दिन पहले 40 दिन बाद बंदी नहीं बनाया जा सकता अगर उस पर किसी प्रकार का अपराध लग भी जाता है। संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। संसद में भाषण देते हुए तो आप सभी देखते हैं दोस्तों। संसद के सत्र के दौरान किसी लंबित मामले के समक्ष उपस्थित होने से मुक्ति और अनुमुक्ति का मतलब वो किसी भी मामले पर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको देखते हैं 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में उसको किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। जितना भी हमने आज पढ़ा है दोस्तों, अपने ये नोटबुक अच्छे से नोट बना लीजिए दोस्तों, जिससे कि मैं जिस मैंने हेडिंग को लिया है दोस्तों, जिस पे मैंने रेड कलर किया है उसको अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने बताया दोस्तों, बस वही नोट कर लिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर बात इसमें लिखा है, अगर आपके पास टाइम हो तो दोस्तों अच्छे से पढ़ना इसको दोस्तों। तो आई होप आपको सभी को अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।